वक्त काफी ज्यादा परेशानी हो रखी थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्रिश और उनके कुछ पर्सनल बॉडीगार्ड्स को। बाकी के एम्प्लॉयज आराम से अपना काम कर रहे थे, क्योंकि उन्हें तो गोडाउन के हरकतों के बारे में कोई अंदाजा भी नहीं था। क्रिश पीछे से ही सारी गाड़ियों को लोडर में रखवा रहा था। क्रिश पीछे से ही सारे बॉडीज को लोडर में रखवा रहा था, लेकिन तभी अंश उस तरफ पहुंच गए थे और गाड़ी से वो काफी रफ्तार से उतर करके क्रिश के सामने आते हुए कहते हैं, कितनी बॉडीज हैं? क्रिश जो गिनते हुए कहता है, सर 4, एक और है लेकिन उसको बचाया जा सकता है, हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया उसको। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि लाश का क्या करें, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था सर, लेकिन आपने बोला कि अपने अपने परिवार में इनको पहुंचा देना चाहिए, तो वहीं अंश कहते हैं, मैं भी साथ में चलूँगा। जैसे ही कृष्ण ये सुना था वो घबराते हुए कहता है, नहीं नहीं सर, अगर आप जाएंगे तो परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा, नहीं सर, अगर वो लोग भड़क गए तो आपको हार्म पहुंच सकता है। अंश इस बात पर कृष्ण के कंधे पर टैप करते हुए कहते हैं, जिम्मेदार तो मैं ही हूं ना, अपनी जान गंवा दी इन लोगों ने मेरे लिए, मैं इनके परिवार वालों से भी जाकर ना मिलूं। ये संस्कार नहीं दिया मुझे मेरे नानू ने। बिजनेस करते वक्त उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि इंसानियत हमेशा प्रायोरिटी होती है, और स्पेशली उनके साथ जो आपके लिए थोड़ा भी करे। इनका तो बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। जितनी भी घर में विजिट किए थे, हर जगह से सिर्फ उन्हें बद्दुआएं ही मिली थी। किसी की बहन आकर के अंश के पैरों में गिर गई थी तो किसी की माँ। और ये सब देखते हुए अंश, जो कि अपने आप से ही एक डिटर्मिनेशन लेते हुए कहते हैं, उस आदमी को तो मैं किसी भी हालत में नहीं छोड़ने वाला। बहुत बार ऐसा हुआ था कि उनके राइवल्स ने उनको हार्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी ना तो अंश को कोई नुकसान पहुंचा था और ना ही अंश के किसी बॉडीगार्ड को। इस बार क्रिश को समझ में आता है कि अंश वाकई कितने सॉफ्ट हार्टेड इंसान। अपने बॉडीगार्ड्स की मौत पर भी कोई इस तरह से भला निराश होता है क्या? वो उनको समझाते हुए ऑफिस की तरफ ला रहा था और अब लगभग दोपहर के 1:30 बज चुके थे। अंश काफी फ्रस्ट्रेशन में आकर के अपने कैबिन में चुपचाप बैठे हुए थे और इस वक्त उन्हें जरा भी काम करने का मन नहीं था। आज जितनी भी उनकी मीटिंग्स थी, अंश ने उसे भी पोस्टपोन कर दिया था। अंश अभी कैबिन में ही बैठे हुए थे। बिल्कुल शांति थी उस फ्लोर पर जिस फ्लोर पर अंश रहा करते थे, क्योंकि उनके फ्लोर पर किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं था। तभी उनके कानों में कुछ अजीब सी आवाजें आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कोई अपने कदमों को बड़े प्यार से अंश के कैबिन की तरफ ही आगे बढ़ाया जा रहा है, और ये किसी औरत के आने की आवाज जैसी लग रही थी। तभी अचानक ही उनके कानों में एक और मीठी आवाज सुनाई देती है, आपका लंच टाइम हो गया है, अंदर आ जाऊं मैं? यह आवाज जैसे अंश ने सुनी थी, इस वक्त उनका चेयर जो कि दूसरी तरफ मुड़ा हुआ था, वो धीरे धीरे अपने पैरों के सहारे से चेयर को मोड़ करके जैसे ही सामने की तरफ देखे थे, जिस तरह से अंश की निगाहें सामने खड़ी लड़की को स्कैन करना शुरू की थी, वो हल्का सा इस वक्त दीवार से टिक करके अंश की तरफ ही झांके जा रही थी। उसने अपने दूसरे हाथ से हल्का से दरवाजे को खोल रखा था। उसके एक हाथ में इस वक्त बॉक्स जैसा कुछ नजर आ रहा था। बाल जो कि कुछ आगे आ रहे थे और कुछ पीछे क्लच से बंधे हुए थे। चेहरे पर बस हल्की सी मासूमियत थी और कोई खास एक्सप्रेशन नहीं। अंश धीरे से अपने सिर को हाँ मिला करके उसे अंदर की तरफ आने का इशारा कर दिए थे। समारा इस वक्त काफी नाराज थी, क्योंकि उसे यहाँ पर आना तो था नहीं, ऊपर से जिस तरह से वो यहाँ पर आई थी, जबरदस्ती सावित्री जी और शालिनी जी ने उसे कुछ ज्यादा ही तैयार कर दिया था। आज तक समारा कभी इतना तैयार नहीं हुई थी, वो भी किसी नॉर्मल जगह पर जाने के लिए। पैरों में पायल, साथ ही हाथों में चूड़ियां, गले में 2-2 नेकलेस, गले में एक बहुत ही कीमती नेकलेस और उसके साथ मंगलसूत्र जो पहले से ही था। माथे पर बिंदी चमचमा रही थी, मांग में भी अच्छी तरह से सिंदूर भरा हुआ था, उंगलियों में बहुत सारी अंगूठियां और साथ ही होठों पर जो कि काफी डार्क लिपस्टिक। समारा को इन सबसे काफी अनकंफर्टेबल तो महसूस हो रहा था, लेकिन वो क्या कर सकती थी। और साथ ही उसे उन्होंने जबरदस्ती कह करके काफी स्टाइलिश ब्लाउज पहना था जो कि स्लीवलेस था। पतली स्लीव्स होने की वजह से वो बार बार अपने पल्लू से ही अपने बाजू को ढकती जा रही थी और दूसरी तरफ की बाजू को अपने बालों से। वो अपने हाथ में लिए कैरी बैग को धीरे से टेबल पर रखती है और हल्का सा पीछे होते हुए कहती है, आपका लंच आ गया, मैं जा रही हूँ। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, इतनी मेहनत करने के लिए थैंक्स। ये सुनकर समारा अपना सरनामे लाते हुए कहती है, खाना मैंने नहीं बनाया, आ करके मेड को थैंक्स बोलिएगा। ये बोलकर अभी जैसे ही वो दोबारा से बाहर जाने वाली होती है, अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, थैंक्स मैंने खाने के लिए नहीं बोला, वो तो तुम्हारा फर्ज है।
इतने खूबसूरत तरीके से तैयार होने के लिए। लग रहे हो अंश मल्होत्रा की वाइफ। ये सुनते ही समारा पीछे मुड़कर कहती है, क्या फर्क पड़ता है, आप खाना खा लीजिएगा, मैं जा रही हूं। अंश जो कि अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, खाना खाने का मन नहीं है मेरा, एक काम करो तुम खाना लेती जाओ। ये सुनकर जैसे ही समारा अभी गेट तक पहुंची थी, वो काफी गुस्से में पीछे मुड़कर आती है और जोर से टेबल की तरफ आगे बढ़कर के अपना हाथ मारते हुए कहती है, आपके चक्कर में 2 घंटे से लोग मुझे ऐसे तैयार कर रहे थे जैसे मैं कोई दोबारा से दुल्हन बनने वाली हूँ, और आप कह रहे हैं कि मैं ये खाना दोबारा से वापस लेकर जाऊं? ऐसा कुछ नहीं करने वाली मैं। कितनी लोगों की नजर मेरे ऊपर इस तरह से टिकी हुई थी जैसे मैं ही हूँ कैटरीना कैफ। मेरी सांसें किस तरह से थमी हुई थी। मैं बहुत ही शर्मीली लड़की हूँ, इस तरह से कोई मुझे घूरता है ना तो मेरी जान निकलने लगती है, और आप कह रहे हैं कि मैं ये खाना दोबारा से लेकर चली जाऊं? देखिए, मैं बहुत मेहनत से लेकर आई हूँ, खाना तो आपको पड़ेगा। और एक काम करिए, अगर आपको नहीं खाना है ना तो आप उस डस्टबिन में डाल दीजिएगा खाना को। आपको जो अन्नपूर्णा माता वो श्राप देंगी ना, उसकी भागीदारी मुझे मत बनाइएगा। अंश उसकी बातों को सुनकर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, मैंने कहा मुझे नहीं खाना है, अपने हाथ में ये कैरी बैग पकड़ो और जाओ यहाँ से। समारा गुस्से में कहती है, आपको खाना है तो खाइए, नहीं खाना तो मत खाइए, मैं दोबारा से इसे लेकर अपने साथ वापस तो नहीं जाने वाली। और ये बोलकर वो काफी गुस्से में केबिन से बाहर की तरफ निकल गई थी। समारा भी जैसे ही एक तरफ निकली थी, वहीं गेट पर से उसके कदम अभी बाहर निकले थे कि तभी सामने से काफी मॉडर्न लड़की जो कि चलते हुए अपने हाथ में फाइल्स लेकर के अंदर की तरफ ही आ रही थी। अभी समारा अपने 2-3 कदम आगे बढ़ाती है और वो अब केबिन से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसका दिमाग जो कि काफी ज्यादा खुरापाती था, वो ऑब्वियसली उस लड़की को देख कर न जाने क्यों अंश पर डाउट करने लगी थी। जैसे ही ये लड़की अंदर की तरफ जाती है, समारा भी पीछे पीछे आ गई थी और केबिन के दरवाजे से ही सट करके अंदर की तरफ झांका ताकी करना शुरू कर देती है। जैसे इस लड़की ने कमेंट बोला था, पहले तो अंश उसे काफी गुस्से में मना करते हैं, लेकिन फिर समारा को इस तरह से अंदर की तरफ झांकता देख करके अंश के दिमाग में कुछ और ही चलने लगा था और वो अपना सिर हाँ मिलाते हुए बिना उस लड़की की तरफ ही देखे उसको अंदर आने का इशारा कर दिए थे। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि एंड्रिया थी, जिसने पहली बार अपने चेहरे पर ना तो कोई नकाब लगाया था और ना ही मास्क। आज वो पहली बार अंश के सामने जिस चेहरे में आई थी वो उसका अपना चेहरा था, लेकिन अंश जो कि इस वक्त लगातार किसी और की तरफ ही देखे जा रहे थे, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि अंश की निगाहें कहाँ पर टिकी हुई हैं। समारा धीरे से कहती है, ओह, तो इसके साथ ही रात में ये सारे कांड किए हैं। इनके घर वाले इनको बहुत अच्छा समझते हैं ना, जाकर के आंटी से शिकायत लगाऊंगी। एंड्रिया जो कि धीरे से कहती है, ये फाइल्स हैं, इसमें कुछ आपका सिग्नेचर चाहिए था सर। अंश जो कि अपने सर को हाँ मिला करके फाइल को नीचे रखने के लिए कह दिए थे। वहीं एंड्रिया फाइल को टेबल पर रखती है और तभी अंश की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़कर आती है और अपना कोट धीरे से खोलती है, जिसे देखकर समारा एकदम से अपनी आंखों को अपने हाथों से ढकते हुए कहती है, छी 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 छी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब ऑफिस में करते हैं, इसी वजह से इनका दिमाग हमेशा ऑफिस में लगा रहता है। तभी पीछे से एक मोटा सा बॉडीगार्ड जो कि आकर के समारा की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है, आप ऐसे क्यों खड़ी है मैडम, आप अंदर जा सकती हैं, आपको तो अलाउड है। लेकिन तभी समारा जो कि अपना हाथ दिखाती है और फिर खड़े होकर के उस मोटे आदमी की तरफ घूमते हुए कहती है, कुछ भी मत बोलो, उन्हें सुनाई दे जाएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर कौन सी रंगरलियां मनाते हैं ऑफिस में। अभी वो बॉडीगार्ड अंश के बारे में कुछ सफाई दे पाता उससे पहले ही समारा दोबारा से अपना हाथ दिखाते हुए कहती है, कुछ पूछा है तुमसे? नहीं ना? उनके बारे में कुछ भी अच्छा बोलने की जरूरत नहीं, मैं अपनी आंखों से देख पा रही हूँ किस तरह से चिपकने की कोशिश कर रहे हैं। तुम रुको। और फिर वो उस आदमी को तरफ देखते हुए कहती है, एक काम करो, तुम यहाँ से जाओ और उन्हें कुछ भी मत बताना कि मैं इस तरह से उन्हें देख रही थी, उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। वो दोबारा से अंदर की तरफ झांकने लगी थी। वहीं एंड्रिया जो कि इस वक्त अपने कोट को खोल करके अंदर से एक कार्ड निकालती है, जो कि इनविटेशन कार्ड था। अर्जुन कपूर की कंपनी की तरफ से अंश को पर्सनली इनवाइट किया जा रहा था। ये देख करके अंश कार्ड को धीरे से अपने हाथ में पकड़ लेते हैं और वहीं वो बाहर की तरफ देखते हुए कहते हैं, तो तुमने लंच किया है? ये सुनकर एंड्रिया थोड़ा हैरान होकर पूछती है, सर आप मुझसे पूछ रहे? अंश अपने सर को हाँ मिला दिए थे, जिससे एंड्रिया मुस्कुराते हुए धीरे से अपने मन में कहती है, आपको अभी भी इतनी फिक्र है मेरी? वाकई? लेकिन क्या आप मुझे पहचान गए हैं? अंश जो कि उसको अपने ठीक सामने
यानी कि टेबल के दूसरी तरफ बैठने का इशारा कर दिए थे। समायरा को सिर्फ टेबल तक का ही सब कुछ नजर आ रहा था। अंश जिस तरफ बैठे थे उसे वहां का कोई भी चीज नजर नहीं आता, और ये ग्लास जिस पर वो इस वक्त टेक लगाकर खड़ी थी वो पूरी तरह से सेमी ट्रांसपेरेंट था। समायरा को तो लगता है कि जिस तरह से बाहर की तरफ से कुछ भी अंदर नजर नहीं आ रहा है, बिल्कुल वैसे ही अंदर की तरफ का भी माहौल होगा। लेकिन समायरा इस वक्त जिस तरह से ग्लास के वॉल से टेक लगा करके खड़ी थी, अंदर से एक पेयर निगाहें लगातार उससे की तरफ ही टिकी हुई थी। वहीं एंड्रिया सामने अंश के कहने पर आकर के बैठ गई थी और धीरे से मुस्कुराकर पूछती है, सर ये आपका लंच? अंश जो अपना सर दोबारा से यहाँ मिलाते हुए कहते हैं, खोलो सर, वैसे भी मुझे खाने के लिए कोई अपने साथ चाहिए। मेरी वाइफ तो मुझे लंच पकड़ा कर यहाँ से निकल गई, उसे ये भी नहीं लगा कि एक बार और मुझसे इंसिस्ट करके बोलते हैं कि मैं खा लूँ, और इस तरह से कोई खाना देता है? हाउ रूड। वो ये सब समायरा को सुनाने की कोशिश कर रहे थे। समायरा जो कि अंदर की बातों को सुनकर दरवाजे को दोबारा से बंद करके अपने चेहरे को मोड़ते हुए कहती है, ओह, तो इन मिस्टर को ये चाहिए कि मैं इनको अपने हाथ से खाना खिलाऊं, और ये अगर मेरे हाथ से खाना खाना चाहते थे तो मुझसे बोल नहीं सकते थे, किसी और चुड़ैल के साथ खाना खा रहे हैं। बीवी इतनी मेहनत से सच धज करके इनके लिए खाना लेकर आई है, और इनको किसी और सुंदर लड़की के साथ खाना खाना है। और फिर वो पीछे मुड़कर कहती है, अभी देखो और क्या क्या करते हैं ये महाशय। और वो दोबारा से हल्का सा दरवाजा खोल करके अंदर की तरफ झांकना शुरू कर देती है। एंड्रिया जैसे ही अभी कैरी बैग का ढक्कन खोलती है तभी अंश जो कि अपनी जगह से खड़े हो चुके थे, जिसे अभी एंड्रिया खड़ी होती, लेकिन तभी अंश अपने होठों पर अपनी उंगली रख करके उसको इशारा करते हुए कहते हैं, यू सिट देयर। अंश धीरे से किसी की चोरी पकड़ना चाह रहे थे, और वहीं वो साइड से जाकर के अब केबिन के दरवाजे के ठीक दूसरी तरफ आ चुके थे। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था, ये अब जाकर के एंड्रिया ने नोटिस किया था। वहीं अभी समायरा को कोई भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त अंश कहाँ गए। वो तो बस ये सोच रही थी कि अंश बैठ करके आराम से एंड्रिया को ही घूरे जा रहे होंगे, यानी कि उनके ठीक सामने बैठी उस लड़की को। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ था जिससे समायरा अपने बैलेंस को पूरी तरह से खो चुकी थी। अंश ने काफी झटके में उस दरवाजे को अंदर की तरफ ही खोल दिया था। जहां समायरा ने आराम से डेक लगाया हुआ था, वो जाकर के धड़ाम से भी नीचे गिरती, तभी अंश उसके हाथ को जोर से पकड़ करके उसे सीधा खड़ा करते हुए पूछते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? समायरा बिल्कुल से शांत हो गई थी। अब वो काफी ज्यादा एम्बेरस भी थी कि आखिर वो चोरी चोरी किसको देखे जा रही है। वो अपना चेहरा भी नीचे करके झुकाती, लेकिन फिर उसका दिमाग जो कहता है, अपना चेहरा झुका रही हो, गलती तो इस आदमी ने की है ना। और वो अपनी नाक फुला करके अंश की तरफ घूरते हुए कहती है, मैं क्या कर रही हूँ? ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आंटी को मैंने बताया ना कि आप यहाँ पर किसी सुंदर कन्या के साथ बैठ करके खाना चाप रहे हैं, तो फिर आपकी ना बहुत पिटाई होने वाली है घर पर। आप मुझे घर पर मिलिए। अंश उसकी बातों को सुनकर न चाहते हुए भी अपने चेहरे पर स्माइल ले आ दिए थे, क्योंकि उन्हें समायरा की ये जेलसी काफी पसंद आ रही थी। वो उसका हाथ पकड़कर बिना एंड्रिया की तरफ देखे उसे इशारा करते हुए कहते हैं, यू गर्ल स्टैंड अप एंड गो। एंड्रिया तो एकदम से हैरान रह गई थी और वो खड़े होकर पूछती है, सॉरी सर, बट व्हाट? अंश उसको बाहर जाने का इशारा कर दिए थे, वो भी सिर्फ अपने फिंगर से, उसकी तरफ बिना एक बार भी देखे। और बड़े प्यार से समायरा के लिए चेयर पीछे करते हुए कहते हैं, बैठिए। लेकिन समायरा अपना मुंह टेढ़ा करते हुए कहती है, मैं नहीं बैठूंगी। अगर आप मुझे इस तरह का ट्रीटमेंट देकर के सोच रहे हैं कि मैं मान जाऊंगी, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं इतनी आसानी से मानने वाली नहीं हूं, और आप बचने वाली नहीं आंटी के मार से। अंश जो कि उस लड़की की तरफ घूरते हुए कहते हैं, आई सेड यू गो। जब तक अंश की निगाहें उस लड़की के चेहरे तक पहुंचती, तब तक वो लड़की अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ चुकी थी, और वो दरवाजे को अपने हाथ से पकड़ करके खोलते हुए कहती है, एक बार भी आपने मुझे ठीक से देखा तक नहीं अंश, क्या इतनी गैर हो गई हूं मैं? और फिर वो पीछे की तरफ मुड़कर देखती है समायरा और अंश को। अंश और समायरा को करीब देख करके उसकी आंखों में आग सा उतरने लगा था। वो अपनी मुट्ठी कस के बंद करती है और अपने दांतों को पीसते हुए कहती है, नो, ये नहीं हो सकता। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा ही रहेगा, कोई नहीं आ सकता हमारे बीच। और ये सब मन में सोचते हुए बाहर की तरफ निकल गई थी। कुछ देर और मनाने के बाद समायरा जो कि चुपचाप जाकर के बैठ जाती है, और वहीं अंश फाइनली अपने मास्क को निकाले थे, जिसे देखकर समायरा उनके होठों पर ध्यान से अपना आंख गड़ाते हुए कहती है, ये जो आपके होठों पर हुआ है, ये इसी चमकांडी ने किया है। समायरा की ये बात सुन करके
अंश काफी झटके से अपने निगाहों को उठा करके उसकी तरफ ही देखने लगे थे। तभी समारा अपने चेहरे को दूसरी तरफ मोड़ते हुए कहती है, हाँ मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी, क्योंकि मैं जाकर के आंटी से कंप्लेन तो ज़रूर करूँगी। और अगर आपको मेरे हाथ से खाना था तो एक बार आपको मुझसे बोलना चाहिए था। ये बात उस नई आई हुई लड़की से क्यों बोल रहे थे? वो आपको खाना खिलाती है अपने हाथ से? अंश जो कि अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, अगर मैं कहता तो खिला देती वो, लेकिन तुम तो मुझे खिलाओगी नहीं। ये सुनकर समारा अपने चेयर को आगे बढ़ाती है और अंश की तरफ हल्का सा क्लोज होते हुए कहती है, और आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको नहीं खिलाऊंगी? एक दफा बोलकर तो देखना चाहिए था ना। तभी अंश अपने चेयर को टेबल की तरफ घुमा लिए थे और सामने की तरफ देखते हुए अपने सर को ना मिलाते हुए कहते हैं, मेरा कुछ खाने का दिल नहीं चाह रहा, तुमने कुछ खाया? समारा उनके सीरियसनेस को देखकर थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है, क्या बात है, आप ठीक तो है ना? तभी अंश उसकी तरफ मुड़ते हुए कहते हैं, बिल्कुल मैं तो ठीक हूँ। तुमने कुछ खाया तो होगा नहीं, एक काम करो तुम खा लो। समारा जो कि खानों को निकालना शुरू कर चुकी थी और वो सबसे पहला बाइट अंश की तरफ ही बढ़ाई थी, लेकिन अंश जो कि उस कौर की तरफ देखते हैं और फिर किसी गहरी सोच में पड़ते हुए कहते हैं, मेरा वाकई दिल नहीं चाह रहा, तुम एक काम करो तुम खा लो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर समारा नाराज होते हुए कहती है, आप ऐसे कैसे बोल सकते कि मैं जाऊँ यहाँ से? अभी तो मैं यहाँ पर बैठी हूँ, आप नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर रहूँ? और अगर ऐसा ही तो फिर मुझे बुलाए भी मत करिए। तभी अंश जो कि उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो, मैं नहीं चाहता हूँ तुम यहाँ पर रहो। एक्चुअली यहाँ का माहौल अभी ठीक नहीं है। जिस कौर को भी समारा ने अंश की तरफ बढ़ाया था वो ले जाकर के दोबारा से लंच में रखते हुए कहती है, क्या मतलब है? क्या इस जगह पर कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? अंश कहते हैं, मेरा दिमाग खराब है, काफ़ी गुस्से में हूँ मैं, और तुम मेरे सामने रहोगी तो मेरा गुस्सा तुम पर उतर सकता है, इसलिए बेहतर है यहाँ से चली जाओ। ये बोलकर वो अपनी जगह से खड़े होकर के अपने मेन हेड चेयर पर आकर बैठ गए थे और इस वक्त वो समारा के चेहरे की तरफ देख रहे थे और समारा उनकी तरफ। वो लंच बॉक्स को बंद करते हुए कहती है, फिर मुझे भी नहीं खाना, और अपने हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए कहती है, मैं जाती हूँ। लेकिन तभी अंश उसको रोकते हुए कहते हैं, अगर कहूँगा रुकने के लिए तो रुक जाओगी? समारा काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी। वो कैरी बैग को जोर से टेबल पर रखती है और उनके ठीक सामने आकर के खड़ी होती है और उनके चेयर के हैंडरेस्ट पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, आप चाहते क्या है मुझसे? आप एक बार में कोई बात क्लियर क्यों नहीं कर देते? कितना कंफ्यूज करते हैं आप। रोकना है तो रोकिए, नहीं रोकना है तो मत रोकिए, मैं तो चली जाऊंगी। लेकिन जानना चाहती हूँ आपको प्रॉब्लम क्या है, किस बात से गुस्सा है? मेरे आने से तो नहीं ना? अंश उसको बैठने का इशारा कर दिए थे। वो आकर के अंश के सामने दोबारा से बैठती है और वही अंश उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी वजह से किसी की मौत हुई है तो तुम्हें कैसा लगेगा? ये सुनते ही समारा का दिल जो कि धक धक करके काफी तेज बीट होना शुरू हो गया था और वो घबराते हुए अपने हाथ को छुड़ा करके अपने माथे के पसीनों को पोंछते हुए कहती है, क्या हुआ, किसकी मौत हो गई? वो काफी ज्यादा डरने लगी थी। अंश उसको रिलैक्स करते हुए कहते हैं, नहीं किसी की नहीं, बस पूछ रहा था। लेकिन समारा इतना तो समझ गई थी कि अंश उससे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक हाथ को ले जाकर के अंश के गालों पर धीरे से रखकर पूछती है, क्या बात है, आप बता सकते हैं मुझसे? हाँ, मुझे ये सारी बातों से डर तो लगता है, मगर फिर भी आपको शायद थोड़ा हल्का महसूस हो। क्या आपने किसी को मार दिया है गुस्से में? ये सुनते ही अंश जो बहुत ही कामली अपने सिर को नाम में हिला दिए थे और अपने सिर को हल्का सा नीचे झुकाते हुए कहते हैं, मुझे बचाने के लिए कोई और मर गया। मेरे काम को करते करते 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी समारा। और तुम्हें पता है ये मेरे लिए कोई शॉकिंग बात नहीं है, पर उससे बड़ी बात यह है कि मैं उनके परिवार से मिलने गया था। तुम्हें पता है जब कोई अपना खोता है ना, वो भी हमेशा हमेशा के लिए, तो कितना हर्ट होता है। उस परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका बेटा, जिसका पति आज मारा गया मेरी वजह से। मैंने अपनी बहन को खोया है, दर्द समझ सकता हूं मैं उन लोगों का। अंश ने पहली बार इस तरह से अपनी बहन का जिक्र समारा के सामने किया था और उसकी मौत का जिक्र। ये सुनते ही समारा थोड़ा और अपने चेयर को खींच करके आगे बढ़ाती और अंश से बहुत ही धीरे आवाज में पूछती है, आपकी बहन? क्या हुआ था आपकी बहन के साथ? आपने मुझे कभी नहीं बताया। अंश जो कि धीरे धीरे अपनी निगाहों को उठाकर समारा की तरफ देखते हुए कहते हैं, सच बताऊं तो मुझे खुद भी नहीं पता क्या हुआ था मेरी बहन के साथ।
बस एक गिल्ट है मेरे दिल में कि 5 दिन अगर मैं जल्दी पहुंचता ना यहाँ पर, तो आज मेरी बहन शायद जिंदा होती। समारा, वो मुझे छोड़कर नहीं गई होती, वो मेरे सामने होती। समारा और ज्यादा क्यूरियस होने लगी थी जानने के लिए कि आखिर बात क्या है। वहीं अंश की हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, प्रीति नाम था उसका, बहुत जिद्दी थी और सिर्फ एक ही ऐसी लड़की जो हमेशा मुझसे जीत जाया करती थी। सिर्फ एक ही ऐसी शख्स थी जिसके साथ मुझे हार कर भी अच्छा लगता था। मैं क्लास 9 से यहाँ से चला गया था। मैं सिर्फ चाहता था कि मैं इतना सक्सेसफुल होकर वापस लौटूं कि अपनी माँ और अपनी बहन को इस परिवार से दूर कर दूं, क्योंकि मुझे पता था ये परिवार ना मेरी बहन को अच्छे से जीने देगा और ना मेरी माँ को। शायद माँ का जो पेशेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई है कि वो बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन मेरी बहन नहीं कर पाई। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन 5 दिन पहले जब मैं इंडिया के लिए लौटने वाला था, उसने मुझे कॉल किया था। कई सालों बाद उसका कॉल आया था मुझे। मैं जब भी उसे बात करने की कोशिश करता, हर बार कोई ना कोई इस बात को टाल देता। कभी वो घर पर नहीं है, कभी ये, कभी वो सो रही है, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। कभी मुझसे बात करनी ही नहीं थी मेरी फैमिली वालों ने। उस दिन जब उसने मुझसे बात की, ऐसा लग रहा था कि वो छुप कर मुझसे बात कर रही है। और पता है उसने मुझसे क्या कहा? समारा थोड़ा डर रही थी ये सब सुन करके, लेकिन फिर भी वंश के हाथों पर अपना हाथ रख करके उन्हें हिम्मत देते हुए कहती है, क्या? अंश काफ़ी इमोशनल होते हुए कहा कि मैं आपसे एक बार मिलना चाहती हूँ, एक आखिरी बार। आप आ जाओ, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ नहीं रहना। हो सकता है जब तक आप यहाँ पर पहुँचोगे मैं नहीं रहूँगी और बहुत देर हो चुकी होगी। पर मैं इतना कहना चाहती हूँ कि भाई, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी वो आखिरी रिकॉर्डिंग अभी भी मेरे फ़ोन में सेव है। मैंने तुरंत चाहा कि मैं टिकट करके वापस लौट आऊँ, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे वक्त लग गया। 5 दिन बाद जब मैं यहाँ पर लौटा तो उसका फ्यूनरल हो चुका था। समारा गहरी सांस लेती और अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, और किसी ने ये भी नहीं बताया कि वो क्यों, कैसे, कोई बीमारी थी उनको? अंश हल्का सा मुस्कुराते हैं और फिर अपनी आंखों को हल्का सा ऊपर करते हैं, क्योंकि उनके आंसू उनके गाल पर नहीं गिरने चाहिए थे, और एक गहरी सांस भरते हुए धीरे से कहते हैं, सिर्फ एक बीमारी थी जो उसके आसपास हमेशा मंडराती रहती थी, मल्होत्रा परिवार। तुम्हें पता है मैं अपने परिवार से इतना नफरत क्यों करता हूँ? जयचंद्र मल्होत्रा को कभी अपना दादाजी क्यों नहीं मानता? उस बाप को कभी अपना बाप नहीं कहता, क्योंकि उस परिवार ने मेरे माँ और मेरी बहन के साथ बहुत गलत किया है। बचपन से उन लोगों के दिमाग में डिस्क्रिमिनेशन तो था, लेकिन बड़े होकर वो इस लेवल पर बढ़ जाएगा मुझे कोई आइडिया भी नहीं था। आज तक इस बात को जानने की कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आखिर मेरी बहन के साथ हुआ क्या। समायरा जो कि उनकी हालत को देखकर धीरे से खड़ी होती है, क्योंकि अंश भी खड़े हो गए थे, और वो उनके पीठ पर अपना हाथ सहलाते हुए कहती है, हम एक दिन आपको ज़रूर पता चलेगा। लेकिन तभी अचानक अंश का गुस्सा जो कि उनकी आंखों में तैरने लगा था, और वो काफ़ी गुस्से में समायरा की तरफ मुड़कर कहते हैं, जिस दिन मुझे अपनी बहन की मौत की वजह मिली ना, मैं उस वजह को जिंदा ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा, फिर वो चाहे मेरे अपने बाप हो या बाप के भी बाप। आखिर क्या हुआ था प्रीति के साथ, आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और क्या पता लगा एंड्री और अंश का रिश्ता दोबारा से कभी जुड़ पाएगा। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए शादी एक पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।